नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2022 के लिए हम आपको टॉपिक वाइज पूरा कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं। तो विज्ञान हमारी जो है वो क्लासेस चल रही हैं। तो क्लास नंबर जो इससे पहले है, इसी बल चैप्टर की 5 देखी थी हमने। क्लास नंबर 5 साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे क्लास नंबर 6 बल चैप्टर की, और इसमें हम जो टॉपिक में चीजें रह गई थी उनको भी देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे। तो टोटल बल से पहले हम ये सभी 2 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट हमने बना दी है, उसमें जाकर के कंप्लीट इससे पहले के आप चैप्टर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अभिकेंद्र बल से या अभिकेंद्रीय बल से। ये हम सबसे पहले वाले चैप्टर में देख चुके हैं हालांकि, पर आपका बल चैप्टर है और इस चैप्टर में था, तो इसलिए इस चीज को फिर से देख रहे हैं। तो अभिकेंद्री बल क्या होता है मैंने बताया था। अभी वर्ड पकड़िए और केंद्र पकड़िए, इस चीज को खाली आप ध्यान रखेंगे। तो जब बात होगी अभिकेंद्र की, यानी कि अभी केंद्र में आओ, यानी कि सेंटर में बुलाने की बात आ रही है, तो वृत्तीय पथ पर गति करने वाला जो कण है उस पर एक बल कार्य करता है, और जो सड़क है ये, इसके बीच लगने वाला जो घर्षण बल है वो अभिकेंद्रीय बल जो है यहाँ से जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो अभिकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल अगर आएगा तो आप पहचान लेंगे। एक और एग्जाम्पल जो है वो देखते हैं। जैसे आकाश में उड़ता हुआ हवाई जहाज जब क्षैतिज वृत्ताकार पथ में मुड़ता है तो कुछ तिरछा होकर आवश्यक अभिकेंद्र बल वो भी प्राप्त करता है। जैसे हेलीकॉप्टर यहाँ पर आप देख रहे हैं इमेज, इस तरीके से झुका हुआ है, तो वो भी इसी प्रकार से, अगर इसको आप देखेंगे तो सिधाई कुछ इस प्रकार से है, पर हल्का से यूं झुका हुआ है। कारण क्या है? वही है अभिकेंद्रीय बल। तो एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा कि इस प्रकार से जो हवाई जहाज है या हेलीकॉप्टर है वो क्षैतिज वृत्ताकार पथ में मुड़ता है तो कुछ तिरछा होकर आवश्यक किस प्रकार का बल प्राप्त करता है? तो अभिकेंद्रीय, अपकेंद्रीय, इस तरीके से ऑप्शन आपके आ सकते हैं। तो अभिकेंद्र बल आपका सही होगा। फिर बात करते हैं हम अपकेंद्री बल की। तो इसका जस्ट अपोजिट है अपकेंद्री बल के विपरीत आप कह सकते हैं, या इसके प्रतिक्रिया स्वरूप एक बल इसकी विपरीत दिशा में लगता है, इसको हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल में क्या है मैंने बताया ना, जैसे उसमें बाहर से केंद्र की ओर है, तो अपकेंद्री में केंद्र से बाहर की ओर है। एग्जाम्पल आपका दूध से मक्खन निकालने की मशीन जो है इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। और आपसे ऐसे ही पूछा जाता है कि दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? इसमें देख रहे हैं, मैंने बताया था ना, ये आपको एग्जांपल यही इमेज के साथ इस प्रकार से नीचे चक्री टाइप की होती है। जब आप इसे साइड से खींचते हैं, दूसरी साइड से खींचते हैं, तो ये जो है बाहर की ओर दूध से मक्खन जो है अलग होता है, तो केंद्र से बाहर की ओर जो है वर्क करता है आपका अपकेंद्रीय बल। बाकी मैंने ससंजक बल और असंजक बल भी बताया था। जब दो समान प्रकृति के जो है जुड़ करके एक बड़ी बूंद जैसे बना लेते हैं, तो वो चीज मैं आपको पहली वाली क्लास में बता चुका हूं, तो इसलिए उसको मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूं। अब बात करते हैं बल आघूर्ण की। बल आघूर्ण क्या होता है? किसी अक्ष के परिता एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण और अक्ष के बल की क्रिया रेखा के लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो सूत्र है इसके जरिए दर्शाया गया है। इसे जो है बलागुण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ कैसे होता है ये आप जो देख रहे हैं इस प्रकार से, ये आपका टाउ होता है, इसको हम पढ़ते हैं टाउ। तो टाउ बराबर होता है F इंटू एल न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, अगर बल आघूर्ण की आपसे मात्रक पूछ लिया जाए तो न्यूटन मीटर आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर F क्या है? तो F इस डेफिनेशन से ऊपर देखिए, यहाँ पर लिखा है ना, जो बल आघूर्ण है वो उस बल के परिमाण, तो बल का जो परिमाण है वो आपका है F, और अक्ष के बल की क्रिया रेखा के लंबवत दूरी, तो जो L है ये लंबवत दूरी है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो गुणनफल आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। तो इस प्रकार से आप अगर केवल सूत्र भी याद किए होंगे तो आप डेफिनेशन को समझ सकते हैं। तो ये बल आघूर्ण के बराबर होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे हैंडपंप जो है उसके हत्थे को लंबा रखना। अब देखें उसका हैंडपंप जो होता है वो जब लंबा होता है उसका फर्क क्या पड़ता है, उससे हैंडपंप चलाने में आसानी जो है हमें होती है। तो ये किसका उदाहरण है? ये आप कहेंगे बल आघूर्ण का जो है वो उदाहरण है। बस आप यहाँ पर फॉर्मूले को जरूर रट के रखिएगा और एग्जाम्पल को, जैसे क्वेश्चन अगर आएगा तो इन्हीं दोनों चीजों से आ सकता है। अब प्रश्न में आपसे डायरेक्ट बल आघूर्ण पूछ लिया जाए और आपको लंबवत दूरी दे दी जाए, बल का परिमाण दे दिया जाए, तो आपको सीधे गुणा करना होगा। पर अगर फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो भला आप कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं आगे। जड़त्व आघूर्ण, तो जैसे बल आघूर्ण है, जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? पिंड का वह गुण जिसके कारण वो किसी अक्ष के परिता घूर्णन के लिए
जाने वाले जो परिवर्तन है उसका विरोध करता है। जैसे हमने घर्षण बल देखा था उसी से ही थोड़ा सा मिलता जुलता ही है, क्योंकि घर्षण बल में भी आप देख रहे हैं ऐसा बल जो दो वस्तुओं के बीच सापेक्ष गति का विरोध कर रहा था। जड़त्वागुण में भी देख रहे हैं पिंड का वह गुण जिसके कारण वो किसी अक्ष के परितः घूर्णन किए जाने वाले जो परिवर्तन है उसका विरोध कर रहा है। तो आप ऐसे एक दूसरे को समझ के याद रख सकते हैं। अब पिंड के घूर्णन अक्ष के परितः जो जड़त्वागुण है वो कहलाता है, प्रदर्शित किससे करते हैं, तो इसे आई से जो है वो प्रदर्शित करते हैं। जड़त्वागुण का भी सूत्र होता है और ये क्या होता है, आई बराबर एम आर स्क्वायर, ये जो है आपका सूत्र हो जाएगा। तो जड़त्वागुण आप याद रखेंगे। एक आपका है घर्षण बल, ये आपका और है, बाकी फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। घर्षण बल मैंने केवल घर्षण बल बताया था, पर इसके टाइप्स को भी हमको देखना था कि घर्षण बल क्या होता है। ऐसा बल जो दो वस्तुओं के बीच सापेक्ष गति का विरोध करे उसे कहते हैं घर्षण बल। मैंने बताया था ना, जैसे आप चल रहे हैं किसी, इस तरीके से अगर चढ़ाई है इस पर चढ़ रहे हैं तो ये सब घर्षण बल के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। तो वो तो हमने समझ लिया था, डेफिनेशन भी हमने समझ ली। अब इनके टाइप्स को समझते हैं। तो घर्षण बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका है स्थैतिक घर्षण बल, और ये देखेंगे तो आप इसके टाइप्स के अंदर भी टाइप्स आपको दे रखे हैं, तो आपको फोकस यहाँ पर करना है इनके नाम पर। तो स्थैतिक घर्षण बल की बात करें तो किसी सतह पर स्थिर अवस्था में रखी गई वस्तु और उस सतह के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो कहलाता है उस वस्तु का संतुलित अवस्था वाला स्थैतिक घर्षण बल। तो किसी सतह पर स्थिर अवस्था में रखी गई वस्तु और उस सतह के मध्य लगने वाला बल। जैसे मैं आपसे ऐसे कहूं कि ये एक मेज है और इस मेज पर आप गेंद रख दें, तो ये किस प्रकार का आ रहा है, तो यही देखिए इसी टाइप का है कि कोई सतह है तो सतह आपकी मेज हो गई और इस पर स्थिर अवस्था में रखी गई कोई वस्तु, तो गेंद रखी आपने स्थिर अवस्था में है और उस सतह के मध्य लगने वाला जो बल है तो इनके मध्य जो लग रहा है वो कैसा लग रहा है, स्थैतिक घर्षण बल लग रहा है। तो ये आप समझ गए। तो ये वस्तु इस समय संतुलित अवस्था में है ना, तभी आपका स्थैतिक घर्षण बल लग रहा है। पर स्थैतिक घर्षण बल के अंतर्गत ही एक और अवस्था आती है जिसे हम कहते हैं सीमांत घर्षण बल। ये क्या होता है, जब स्थैतिक घर्षण बल का मान जब अधिकतम होता है, जो हमने पहला पढ़ा उसका मान जब अधिकतम होता है तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, तो उस अवस्था को हम सीमांत घर्षण बल का नाम देते हैं। तो उसी के अंतर्गत ही ये आ जाता है आपका सीमांत, ये अलग से नहीं है। गतिक की बात करते हैं तो गतिमान वस्तु तथा संपर्क तल के बीच लगने वाला घर्षण बल, इसको हम कहते हैं गतिक घर्षण बल। नाम से क्लियर है, जैसे मेज तो आपकी नॉर्मल जगह रुकी हुई है पर गति वस्तु जो है वो आपकी गतिमान है, यानी कि ये गेंद ऐसे लुढ़क रही है, यहाँ से थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच गई लुढ़कते लुढ़कते, तो इस प्रकार से लुढ़क रही है। तो कहने का मतलब है ये गतिमान वस्तु यानी वो बॉल मान लीजिए, और संपर्क तल, तो संपर्क तल आपका ये मान लीजिए मेज है, इसके बीच लगने वाला जो घर्षण बल है वो कैसा है, वो गतिक घर्षण बल है। और ये भी बताया गया है इसका सीमांत घर्षण से जो है कम होता है। ये जो है अगर सीमांत घर्षण की से कंपैरिजन करेंगे तो इसका मान कम होता है। फिर बात करते हैं गतिक के बाद आपका सर्पी घर्षण बल। ये क्या होता है, तो यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसल रही है तो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल को सर्पी घर्षण बल कहते हैं। तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाला है वो आपका क्या है, सतहों के बीच लगने वाला जो घर्षण बल होता है, यहाँ पर मेन फोकस सतहों पर किया जाता है, उसे हम कहते हैं सर्पी घर्षण बल। और फिर आपका लोटनिक घर्षण बल, ये क्या होता है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़क रही है। इस चीज को समझिए, क्या कह रहा है, लुढ़क रही है। जैसे होता ना कि अगर आप इस तरीके का कोई शेप में आपकी चढ़ान है और वहां से अगर आप देखिए ऊपर से आप कोई चीज छोड़ देते हैं, गेंद ही छोड़ दीजिए, तो वो क्या है, लुढ़कते लुढ़कते अपने आप नीचे आ रही है। तो वही कह रहा है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़क रही है तब दोनों सतहों के बीच जो कार्यरत बल होगा उसको हम क्या कहेंगे, लोटनिक घर्षण बल। तो बेसिक सा है, पहचान लेंगे आप आसानी से। घर्षण बल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो फ्रैक्शन कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन तो अलग चीज होती है, मैथ में होती है फ्रिक्शन, FRICTION, ये कहते हैं फ्रिक्शन। लोटनिक जो होता है उसे लाइमिटिंग के नाम से जानते हैं। वैसे हिंदी इंग्लिश अगर दोनों याद रखेंगे तो कंफ्यूजन होगी, इससे अच्छा हिंदी याद रखिए, ज्यादा बेहतर होगा। गतिक जो है उसको काइनेटिक कहते हैं, स्थैतिक जो है उसको स्टैटिक कहते हैं। अच्छा, आपके दिमाग में अगर ये आए कि घर्षण बल का यूज क्या होता है, तो हमने बताया था पहले भी, एक बार फिर से समझ लीजिए। तो जैसे घर्षण बल है, अगर सड़क पर घर्षण बल ना हो तो क्या फर्क पड़ेगा,
तो पहिए फिसलने लगेंगे। तो इसीलिए घर्षण बल जरूरी होता है। जैसे चिकनी अगर सतह कर दी जाए तो घर्षण बल जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, तो देखते हैं ना उसमें फिसलन ज्यादा होती है। और जैसे केले के छिलके हो गए उस पे फिसल जाते हैं, बरसात में जो है चिकनी सड़क होती है उस पर फिसल जाते हैं, तो वो घर्षण बल ना होने के कारण ऐसा जो है वो होता है। तो आप इसका यूज समझ रहे हैं, ऑप्शन में कैसे ऑप्शन बना करके आपसे पूछा जा सकता है। चलिए इसी से ही संबंधित दो पॉइंट और देख लेते हैं, और इसके बाद हम प्रश्नों की प्रैक्टिस जो है वो करेंगे। तो लोटनिक घर्षण बल जो हमने देखा, इसका मान सबसे कम होता है और स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। और दूसरा ये याद रखना है कि ठोस ठोस जो वस्तुएं होती हैं उनके मध्य घर्षण अधिकतम होता है, जबकि ठोस और द्रव सतह के मध्य उससे कम होता है, और वायु और ठोस के मध्य घर्षण बल सबसे कम होता है। इस चीज को ऐसे समझिए, मैंने बताया ना जैसे एक सड़क है और सड़क गीली है, यानी वो क्या है, द्रव है उसमें, और द्रव, और अगर ऊपर से आप जा रहे हैं खुद तो आप क्या है, ठोस हैं, तो उनके मध्य जो घर्षण बल होगा वो कम होगा। तो वही चीज है, इसमें मध्य लिखा है। पर अगर आपका जो द्रव है वो ना होकर के सड़क भी आपकी एकदम ठोस हो, आप भी एकदम ठोस हैं, तो ऐसे में जो घर्षण बल होता है वो अधिकतम होता है। अब यही अगर बात करें कि आप हवा में हैं, यानी वायु और ठोस की बात की जा रही ना, तो उस समय घर्षण बल सबसे कम होगा। तो ये ऐसे आप थोड़ा सा एग्जाम्पल से जोड़कर इसे याद रख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। टोटल 20 प्रश्न हम देखेंगे, एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए, चीजें समझ आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य सभी लोग करते रहिएगा। आपके लिए यहाँ ढेर सारी मेहनत की जा रही है, ऐसे ही आगे भी हम आपके लिए ढेर सारी मेहनत करते रहें। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न, एक बल F बराबर 5I प्लस 3J, न्यूटन एक वस्तु को 2I माइनस जे मीटर विस्थापित करता है, तो कृत कार्य क्या होगा। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए इससे संबंधित सूत्र। सूत्र होता है कार्य बराबर W, या इंग्लिश में ना, चलिए इंग्लिश में भी लिख देते हैं, W बराबर F इंटू डी। F जो है ये आपका है बल, और जो D है वो आपका है विस्थापन। तो जो कृत कार्य होता है उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो ये टोटल आपका कार्य होता है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो बल आपका प्रश्न में जो है वो दे रखा है F बराबर 5I प्लस 3J करके, और आपका जो विस्थापन है वो भी दे रखा है। कह रहा है न्यूटन एक वस्तु को इतना बल इतना मीटर विस्थापित कर देता है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का मान यहाँ पर रख लेते हैं। तो W बराबर F की वैल्यू है 5I, और इनको इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें इस टाइप की छोटी सी कैप टाइप की लगी रहती है, तो ये आपको प्रश्नों में जो है वो लगी लगाई मिलेगी। यहाँ पर हमने लगाई नहीं है, बाकी चलिए लगा के आपको दिखा देते हैं। तो 5I प्लस 3J, ये F की वैल्यू हो गई। अब इसको हम मल्टीप्लाइड करेंगे किससे, D में जो वैल्यू दे रखी है वो आपकी दे रखी है 2I, और प्लस माइनस में है वैल्यू तो माइनस J, इस प्रकार से। अब यहां पर आपको गुणा कैसे करना है इस चीज को समझिए। जो भी वैल्यू आपकी समान होगी, यानी कि सेम का सेम से गुणा होगा, तो उसका मान यहाँ पर 0 हो जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर आप I जो है इसको सेम इसका J से गुणा कर दें, सेम नहीं होगी, सेम होगी तब नहीं, नहीं होने के कंडीशन में आपका मान 0 हो जाएगा। अगर मैं I को J से गुणा करूं, या फिर J को जो है K से गुणा करूं, या फिर K को I से गुणा करूं, यहाँ पर K दे नहीं रखा है, पर अगर दिया होगा तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं तीनों में ही आता है। तो इनका जो मान है वो 0 के बराबर होता है अगर मान समान नहीं है। इस चीज को समझ लीजिए, अगर मान समान है, यानी कि अगर मैं कहूं कि I को I से ही आपको गुणा करना है, J को आपको J से गुणा करना है, और K को आपको K से गुणा करना है, तो ऐसी स्थिति में जो आपका मान आएगा वो 1 के बराबर आएगा। बस इतना सा याद रखना है, यानी समान है तो 1, असमान है तो आपका 0। अब यहां पर अगर आप गुणा करेंगे तो आसानी से आप आंसर तक जो है वो पहुंच पाएंगे। अगर हम 5I को 2I से गुणा करते हैं
तो आपका 10 होगा, डायरेक्ट गुणा ही करके लिख देते हैं, 10 होगा, 5 दूना 10। और आई को आई से गुणा कर रहे हैं ना, तो मैंने कहा जब समान गुणा होगा तो उसका मान 1 होगा, यानी कि गुणा करने पर आपका क्या आएगा, 1 आएगा साथ में, जो आई और आई की वैल्यू है। फिर इस 5 को इधर माइनस वाले जे से गुणा करेंगे तो माइनस का साइन लगाएंगे, 5 यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो 5 ही होगी। और आई को जे से गुणा करेंगे तो आई डिफरेंट है तो इसके गुणा में 0 आ जाएगा। फिर ये वाला प्लस लगाएंगे, फिर 3 जे को 2 आई से गुणा करेंगे तो 3 दूना कितना होता है आपका, 6 होता है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। जे को आई से गुणा करेंगे तो डिफरेंट है, यानी यहाँ पर भी आपका मान गुणे में 0 ही आएगा। फिर 3 आई को जे से, यानी 3 जे को जे से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस होगा माइनस, यहाँ पर 3 है तो 3 ही आएगा। और आई को, यानी जे लिखा है ना, तो जे को जे से गुणा करेंगे तो आपका 1 आएगा, यानी कि गुणे में 1। इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना था। अब यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो 10 को 1 से गुणा करेंगे तो ये आपका 10 होगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, तो ये तो दोनों कुछ बचे नहीं। आखिरी में बचेगा माइनस, और 3 गुणे 1 होता है 3, तो आपका 3, 10 में से 3 घटाएंगे तो आपका 7 बचेगा, और वैल्यू आपकी 7 जूल में आंसर आ जाएगी। तो आंसर आपका यहाँ पर बी वाला 7 जूल आपका सही हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, बेहद आसान सा होता है, और केवल आपको ये याद रखना है कि अगर समान से गुणा हो रहा है तो आपका जो मान होगा वो हमेशा 1 होगा, असमान से गुणा हो रहा है तो आपका 0 हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। दूसरा दूसरा प्रश्न है, यदि किसी तल के 10 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर 100 न्यूटन का लंबवत बल लगा है तो तल पर दाब जो है आपको बताना है क्या होगा। अब आप जितने फॉर्मूले सीख के आए उनमें से देखिए यहाँ पर कौन सा लगेगा, तो दाब का ही फॉर्मूला लगेगा, जो कि दाब का हमने, तो फॉर्मूला आपका क्या होगा, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ये आपका फॉर्मूला होगा, दाब बराबर बल बटे एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। अब दाब की वैल्यू तो आपको निकालनी है तो इसमें रखना ही नहीं है। बल की वैल्यू देखिए कितनी दे रखी है, कह रहा है यदि किसी तल के 10 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर, तो क्षेत्रफल 10 दे रखा है, 100 न्यूटन का लंबवत बल जो है वो लगाया जाता है। तो 100 न्यूटन का है तो बल की जगह हम मान क्या रखेंगे, 100 न्यूटन का। तो यहाँ पर हमारा मान जो है वो 10 जो है वो क्षेत्रफल की जगह आ जाएगा। पर अगर प्रश्न में थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो प्रश्न में जो वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखी है वर्ग सेंटीमीटर में, और ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर सभी वैल्यू मीटर में दे रखी है। इसलिए आपको वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बदलना होगा। इसके लिए हमें डिवाइड करना होगा 100 गुणे 100 से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 गुणे 100 से डिवाइड कर देते हैं इसको। अब ये 100 गुणे 100 जो है ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाने के बाद यहाँ से हट जाएगा, और इसमें गुणे 100 और गुणे 100 आपका ऊपर आ जाएगा, और बटे में आपका 10 यहाँ पर था ही है। अब यहाँ पर एक जीरो है और एक जीरो कट जाएगा, तो बचे कितने जीरो, 1 2 3 4 5। तो टोटल आप क्या कर सकते हैं, 10 की घात 5 इसे लिख सकते हैं। परंतु ऑप्शन में अगर देखेंगे तो एक के मल्टीपल में भी है, तो 1 गुणे 10 की घात 5 वाला जो भी ऑप्शन है यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 1 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप दाब बराबर बल गुणे क्षेत्रफल के सूत्र से इस प्रश्न को कर सकते हैं। अगला देखते हैं, यदि किसी प्रकार सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो दोगुनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान है वो आपको बताना है क्या हो जाएगा। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था, उस फॉर्मूले का यूज करके भी आप इसको कर सकते हैं, या आप चाहें तो डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे। तो फॉर्मूला आपका क्या था, फॉर्मूला था आपका एफ बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये था। और यहां पर देखिए कह रहा है यदि किसी प्रकार सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी दोगुनी हो जाए तो जो m1 है इसकी जगह आप क्या रखेंगे, पृथ्वी या सूर्य में से कोई भी रख सकते हैं। तो अगर हम सूर्य को रखते हैं या पृथ्वी को रखते हैं तो उसी के लिए वो वर्ड रख देते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर अर्थ रख रहे हैं तो m के लिए हम ई रख देंगे, यानी कि मास ऑफ अर्थ। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आपका पृथ्वी के लिए रखेंगे तो, या पृथ्वी के लिए हम अर्थ रख ही चुके हैं तो सन सूरज के लिए रखेंगे तो एस रख देते हैं। तो जी एम ई एम एस अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस की बात आ रही है, यहाँ पर आर भी लिख सकते हैं डी भी लिख सकते हैं, इसको कह रहा है दोगुना कर दिया जाए।
तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको 2 गुना कर दिया जाए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू 2 रख देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा, और जब इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, बटे में आपकी 4 आएगी। ऊपर जो भी वैल्यू आएगी वो तो आएगी, पर बटे में क्या आएगा, 1/4 के फॉर्म में आएगा। तो क्लियर आपको समझ में आ रहा है कि जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1/4 आपकी यहाँ से निकल करके आएगी। तो आप चौथाई भाग जो है आंसर के साथ जाएंगे, तो यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से फॉर्मूले भी रख सकते हैं, या आप इस चीज को मैंने कहा याद भी कर सकते हैं। अगला देखते हैं। प्रश्न आपका है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी तल पर सभी स्थानों में जो है वो समान होता है, या फिर आपका विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। ये विषुवत है आपका, या तो फिर आपका ध्रुवों पर जो है न्यूनतम होता है, या फिर आपका लोगों पर, यहां पर भी ध्रुव ही होगा, ध्रुवों पर जो है वो आपका अधिकतम होता है। बताइए कि किसी वस्तु का जो भार होता है वो पृथ्वी तल पर सभी स्थानों में एक समान रहता है क्या, या फिर जो विषुवत रेखा है उस पर आपका सबसे ज्यादा रहता है, या फिर ध्रुवों पर सबसे कम रहता है, या ध्रुवों पर सबसे ज्यादा रहता है, कौन सा सही होगा। तो आप कहेंगे कि ध्रुवों पर जो है सबसे ज्यादा होता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ध्रुवों पर सबसे ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि जो पृथ्वी की सतह होती है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। आपको याद रखना है कि ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है, और आपका जो भूमध्य रेखा होती है इस पर सबसे कम होता है। ये बात मैं किसकी कर रहा हूं, गुरुत्वाकर्षण बल की। शॉर्ट में मैंने जी लिख दिया है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका क्या कारण होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। वायु दाब में कमी के कारण ऐसा होता है, या वायु दाब में वृद्धि के कारण ऐसा होता है, या स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण ऐसा होता है, या फिर अत्यधिक भार के कारण होता है। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि एक तो ये भी तरीका होता है हवाई जहाज वाला, एक तरीका ये भी होता है कई बार आपके इस प्रकार से जेब में रखे रखे जो है जो स्याही होती है वो बैक कर जाती है, और इस प्रकार से आपके जो जेब होता है उसमें पहले आप देखते होंगे जब आप स्कूल जाते होंगे कई बार इस प्रकार से पूरा जो जेब है वो खराब हो जाती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। तो आंसर की बात करते हैं, सबसे पहले कौन सा सही होगा। तो आपका आंसर यहाँ पर वायु दाब जो है उसमें कमी के कारण ऐसा होता है जब बात होती है हवाई जहाज जो है उससे यात्रा करते समय। हाँ जी, जब बहुत ज्यादा ऊंचाई हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं ना, धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो प्रेशर होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। जितनी ज्यादा ऊंचाई हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो प्रेशर होता है वो आपका कम होता रहता है। और जब वायुयान से हम उड़ते हैं तो अच्छी खासी ऊंचाई ऑलरेडी होती है, तो प्रेशर काफी कम होता है। इससे होता है क्या है, ऊंचाई पर पहुंचने पर जो बाहर का दबाव होता है और पेन के अंदर जो स्याही होती है उसका जो दबाव होता है वो एक समान नहीं हो पाता। और जब जो पेन होती है आपकी उसके अंदर जो आपका प्रेशर होता है वो ज्यादा होने के कारण वो क्या होती है, वो बाहर की ओर निकल आती है। ये रीजन आपका होता है वायु दाब या वायु दाब में कमी के कारण। और जो मैंने शर्ट वाला बताया था ये आपका वायु दाब में कमी के कारण आप भले ना कहें पर ये कह सकते हैं वायु दाब का असर इसमें भी देखने को मिलता है। वायु दाब अगर ऑप्शन देखने को मिले तो याद रखिएगा, बाकी हवाई जहाज जब भी आएगा तब तो आपको वायु दाब में कमी ही याद रखनी है। सात छठा प्रश्न कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका जो भार होता है वो बढ़ जाता है, घट जाता है, या कोई परिवर्तन ही नहीं होता, या पूरी तरफ से भार रहित हो जाता है। यहाँ पर क्या होगा, आपका भार रहित हो जाता है, यानी कि भारहीनता की स्थिति आ जाती है। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो जब कोई वस्तु को आप पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसका जो भार होता है वो घट जाता है। तो आंसर यहाँ पर आपका बी वाला सही होगा कि उसका भार जो है वो घट जाता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है उस पर अगर बात करें
तो चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6वां भाग होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कितना भाग होता है। ऑप्शन में 1/6, 1/4, 1/3 ऐसे दिया जाता है। तो याद रखना है आपको, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कितना 1/6 भाग जो है वो होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग जो है वो होता है। इसलिए जो चंद्रमा है इस पर किसी वस्तु का जो भार होता है वो कम होता है, परंतु द्रव्यमान अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए, ये भी काफी बार पूछा जाता है कि द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो द्रव्यमान आपका अपरिवर्तित रहता है। जो भी प्रभाव पड़ेगा वो किस पर पड़ेगा, भार पर पड़ेगा। जो भी आपका प्रश्न में दिया हो भार या द्रव्यमान उसके अकॉर्डिंग टिक करिएगा। अगर द्रव्यमान पूछा गया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो अपरिवर्तित रहेगा, परंतु भार पूछा गया है तो भार आपका 1/6 जो है वो हो जाएगा। इसको ऐसे भी आप अगर दर्शा सकते हैं कि जो पृथ्वी है उस पर जो है वस्तु का भार होगा वो क्या होगा, m से आपका द्रव्यमान और g से आपका गुरुत्वीय या गुरुत्वाकर्षण बल। अगर यही है जो दर्शाया जाएगा, ये पृथ्वी पर दर्शाया गया प्लेनेट या, और अगर चंद्रमा पर बात करें तो चंद्रमा पर यही हो जाएगा m और साथ में आपका g भी आएगा पर बटे में 6 भी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा चंद्रमा पर जो है वो आपका भार, और ये वाला जो है ये पृथ्वी पर। अगला देखते हैं, एक भारहीन रबड़ के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है, तो जल में इसका भार क्या होगा? 100 न्यूटन, 200 न्यूटन, 400 न्यूटन, शून्य। कौन सा सही होगा? ध्यान से समझिए प्रश्न को। कह रहा है एक भारहीन रबड़, रबड़ जो है वो कैसी है, भारहीन है। एक गुब्बारा है, इसमें 200 ग्राम जल भरा है। मान लीजिए ये जो है वो बैलून है, और ये जो बैलून है ये आपका किसमें है, जल में है। पूछा गया है जल में, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा जल में इसका भार पूछा गया है। ये आपका जो पूरा बैलून है, एक गुब्बारा है, इसमें 200 ग्राम आपका जल भी जो है वो भरा हुआ है। और ये नहीं पूछा गया है कि केवल जल के साथ बताइए, ये कह रहा है जल में इसका भार क्या होगा। तो ये पूरा जल में इस प्रकार से डूबा हुआ है, ये मान लीजिए आपका जल है, तब इसका भार क्या होगा? तो अगर आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता था? आर्किमिडीज के सिद्धांत ये कहते थे कि जब कोई वस्तु जल में पूर्ण या फिर आंशिक रूप से डुबोई जाती है, या तो पूरी या तो आंशिक रूप से डुबोई जाती है, तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। और भार में जो आभासी कमी हमें प्रतीत होती है, ये इसी वस्तु द्वारा, जैसे ये बलून है तो ये अपने आप में एक वस्तु है, इसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो ये जो आपका वेट इसका निकल करके आएगा वो आएगा शून्य। इसी का ही मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था, जब कुएं से पानी आप खींचते हैं तो बाल्टी जब तक आपकी जल में रहती है तो आपको एकदम हल्की महसूस होती है, और जैसे ही वो जल के ऊपर आती है उस समय क्या होता है, अचानक से आपको भारी लगती है। तो वो सारी चीजें आपको हमने पहले बताई हैं। तो यहाँ पर रबर की बात करें तो वो ऑलरेडी भारहीन है, इसका कोई भार ही नहीं है। तो गुब्बारा जो में जल भरा हुआ है, सारी कंडीशन के साथ आपका आंसर शून्य जो है वो हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका, गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी जो है इसको क्या कहा जाता है? इस प्रकार से आप लिखते हैं ना जी, इसको क्या कहा जाता है? गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय स्थिरांक, गुरुत्वीय आकर्षण, या फिर गुरुत्व के कारण होने वाला त्वरण। बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो इन चारों में से आपका ऑप्शन गुरुत्वीय स्थिरांक जो है वो सही होगा। न्यूटन जो है उन्होंने गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसका सूत्र दिया था, जिसमें जो जी है ये एक समानुपातिक नियतांक के रूप में जो है वो बताया था, और इसका मान सभी स्थानों पर एक जैसा रहता है। इसी को कहते हैं हम गुरुत्वीय स्थिरांक। मान कितना होता है इसका? तो इसका जो मान होता है वो होता है 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम
स्क्वायर, ये जो है इसका मान होता है। कई बार डायरेक्ट मान पूछ लिया जाता है कि गुरुत्वीय स्थिरांक का मान कितना होता है, तो इसलिए भी आपको ये मान पता होना चाहिए। अगला देखते हैं आपका, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में जो है वो होगा? भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के ध्रुव पर। अभी क्वेश्चन हमने इस पर बेस्ड देखा था। अब सभी का आंसर सही आना चाहिए। देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। तो बताइए कौन सा सही होगा? किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में जो है वो होगा? मैंने बताया था ना कि जो पिंड होता है उसका जो अधिकतम भार होता है वो पृथ्वी के जो ध्रुव होते हैं उन पर होता है। जैसे एक आपकी गोल पृथ्वी है, इसके ये जो ध्रुव होते हैं किनारों पर, इन पर आपका अधिकतम होता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी के ध्रुवों पर जो है वो आपका अधिकतम होगा। ये आपका सही होगा। और रीजन भी बताया था, क्योंकि जो जी है इसका मान पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर घटता है, और जी का मान जो है न्यूनतम आपको विषुवत रेखा पर देखने को मिलता है, और ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो आपका धीरे धीरे पृथ्वी की सतह से जब बात होगी तब, तो नीचे जाएंगे ऊपर जाएंगे तो आपका घटता भी है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 10 है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किस पर लागू होता है? किन्हीं दो वस्तुओं की जोड़ी पर, पृथ्वी और चंद्रमा पर, सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह हैं उन पर, या पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपर की वस्तुओं पर? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो किस पर लागू होता है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। किन्हीं भी दो वस्तुओं की जो जोड़ी है, जैसे आप देखते हैं ना कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही, तो अपनी एक कक्षा में जो है वो बंधी हुई है, तो किसके कारण है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो कह सकते हैं किन्हीं भी दो कणों के बीच इस प्रकार का जो आकर्षण हो, व्यापक रूप से हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूमते रहते हैं। अगला देखते हैं आपका, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल, वंडरवॉल्स बल, घर्षण बल, सह संयोजक बल। बताइए कौन सा सही होगा? ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या नाम दिया जाता है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में, तो मैंने बताया था रुकने की बात होगी, इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं तो आपका घर्षण बल जो है वो सही होगा। क्योंकि इस बल के कारण ही मैंने बताया था ना, जो पहिए होते हैं उनमें फिसलन नहीं होती है, और ब्रेक लगाने पर वाहनों को रोकने वाला जो बल है वो घर्षण बल का उदाहरण है। अगला है, संवेग के परिवर्तन की दर क्या है? क्षेत्रफल, दबाव, बल, वेग। बताइए कौन सा सही होगा? संवेग परिवर्तन की दर का सूत्र क्या होता है? तो आपका सूत्र होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो बताइए संवेग परिवर्तन की दर जो है वो क्या होती है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, क्षेत्रफल, दबाव, बल या वेग, तो आपका बल यहाँ पर जो है वो सही होगा। ध्यान रखिएगा, आपका बल परिवर्तन या संवेग के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। आगे देखते हैं, बाकी डिटेल में हम चीजें देख चुके हैं कि किसी वस्तु का भार उस वक्त समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाएगा उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, या पृथ्वी के केंद्र पर। तो मैंने बताया था जो पृथ्वी तल है, इस तरीके से ग्लोब बना लीजिए, पृथ्वी तल से नीचे जाए या ऊपर जाए तो गुरुत्व का मान क्या होता है? कम होता है। पृथ्वी का जो केंद्र होता है इस पर जो गुरुत्व का मान होता है वो आपका शून्य होता है, और पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार की अगर बात करें तो वो आपका शून्य होता है। प्रश्न में यही पूछ रहा था, किसी वस्तु का भार उस वक्त रखा जाएगा या उस वक्त न्यूनतम होगा जब उसे कहाँ रखेंगे, तो आप कहेंगे पृथ्वी के केंद्र पर। तो आंसर आपका पृथ्वी के केंद्र पर वाला जो है वो बिल्कुल सही होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, पृथ्वी का जो केंद्र है उस पर वस्तु का भार कैसा होगा? शून्य होगा। पृथ्वी तल पर जो गुरुत्व का मान होता है वो विषुवत रेखा जो है इस पर आपका न्यूनतम होता है, ध्रुवों पर जो है आपका अधिकतम होता है। अब तक एक दो टाइप के क्वेश्चन हम यहां से देख चुके हैं। अगला है, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती जबकि जहाज पानी पर तैरता है। ये जो सिद्धांत है इनमें से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? बताइए, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ब्लेज पास्कल, न्यूटन, या फिर आर्किमिडीज। मैंने बताया है, अभी क्वेश्चन भी कराया है, बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत आपका जो है वो सही हो जाएगा। लोहे की जो गोली होता है उसका जो भार होता है वो उसके द्वारा जो, जैसे ये लोहे की गोली है, अब जैसे आपका ये आपका जल है,
अब जल में अगर आप इसे डालते हैं तो इसके द्वारा जो उसके सामने जल आ रहा होता है ये हटाता है, उसकी जगह ले लेता है। तो इसका जो भार होता है इसके हटाए गए जल का जो भार होता है उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो उससे अधिक होता है। इसी कारण आप देखते हैं कि लोहे की जो गोली होती है वो पानी में डूब जाती है। पर जहाज की अगर बात करें तो जहाज का ढांचा कुछ इस प्रकार से होता है आपका, कि होता बहुत ज्यादा आपका इस प्रकार से है कि उसमें बहुत सारा वजन भी लादा जाता है, सारी चीजें हैं, पर उसके द्वारा हटाए गए जल का जो भार होता है वो जहाज और उस पर जो भी आप सामान लाद रहे हैं उसके भार से जो है वो अधिक नहीं हो पाता है। तो इस कारण जो जहाज है वो पानी पर तैरता है। तो के मेन यहाँ पर रोल जो था आर्किमिडीज का, उन्होंने केवल इतना समझाया था कि जो जल हटाया जा रहा है बस उसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने अपनी चीज को समझाया था। तो बस आपको ये समझना है कि प्रश्न में आएगा तो पहचान लेंगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत हो जाएगा। अभी हमने एक गुब्बारे वाला भी आंसर जो है मतलब प्रश्न देखा था उसी टाइप का। अगला 14 तो हम देख चुके हैं। अगला 15 कि नींबू निचोड़ने की जो मशीन होती है वो किस उत्तोलक का उदाहरण है? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। मैंने कहा था कि उत्तोलक से ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम्पल से जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर नींबू निचोड़ने की मशीन जो है वो दूसरी श्रेणी की जो उत्तोलक है इसमें जो है वो आती है। दूसरी श्रेणी के उत्तोलक में आपका क्या आता था, मैंने बताया था एप्स लिखिए तुरंत। और बी जो है वो आपका इसमें बीच में आ रहा है, तो बस इससे आप पहचान लेंगे कि जो भार है वो आपका शक्ति और आलम्ब के जो है वो बीच में आता है सेकंड वाले उत्तोलक में। अगला देखते हैं आपका, चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक है? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस चैप्टर में लगभग सारी चीजें हमने देख ली हैं। जो न्यूमेरिकल टाइप थे वो भी हमने देख लिए हैं, प्रश्नों को भी देख लिया, थ्योरी भी देख ली है। अगली वाली क्लास में हम नए चैप्टर की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। आंसर की बात करते हैं तो चिमटा आपका तीसरी श्रेणी के उत्तोलक में जो है वो आता है। तो आपका यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। एप्स लिखेंगे तो यहाँ पर एस यानी कि शक्ति जो है वो आलम्ब और भार के मध्य में होती है। 17 प्रश्न, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार जो है वो होता है शून्य, अनंत, ध्रुवों पर भार से थोड़ा कम, या विषुवत रेखा पर भार से थोड़ा कम। एप्स वाला जो है वो हम पिछली क्लास में बता चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो बताइए पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का जो भार होता है वो इनमें से कौन सा जो है वो होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान सदैव शून्य होता है, जबकि ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। 18 प्रश्न, जी का मान न्यूनतम कहां पर होता है? यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, इसीलिए मैंने जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं घुमा फिरा के लगभग सभी टाइप के जो है वो यहाँ पर कराए हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो आपका सही होगा। तो विषुवत रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्लियर हो गया होगा अब तक कि विषुवत रेखा पर जी का मान जो है वो न्यूनतम होता है। तो बस ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। व्यक्ति का भार अगर आपसे पूछा जाए तब भी आप कहेंगे ध्रुवों पर अधिक होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है। सेकंड लास्ट प्रश्न 19 है कि लिफ्ट में एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट जा रही है उसके नियत वेग से नीचे की ओर, नियत वेग से ऊपर की ओर, नियत त्वरण से नीचे की ओर, या नियत त्वरण से ऊपर की ओर। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। लिफ्ट में एक लड़के का जो आभासी भार है उसके वास्तविक भार से अधिक जो है वो कब होता है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो अब जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो तब आपका होगा एक नियत त्वरण से ऊपर की ओर, वेग से नहीं त्वरण से, त्वरण से ऊपर की ओर जब जाती होगी तब लड़के का जो आभासी भार होगा अगर उसके वास्तविक भार से देखेंगे तो वो ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो बस यही आपका ऑप्शन सही होगा। एक स्थिति ऐसी भी आती है लिफ्ट अचानक से अगर टूट जाए तब आप देखेंगे आपका जो भार होगा वो शून्य आ जाएगा। लिफ्ट टूट जाए और गिरते हुए में अगर आपसे चेक किया जाए तब। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। 27 किलोग्राम भार तुल्य होता है कितने न्यूटन के, ये आपको जो है वो बताना है। एक सूत्र आपका होता है W बराबर mg, इसके थ्रू इसको आपको जो है वो करना है। यहाँ पर जो m है इसकी वैल्यू आपकी जो है वो 27 किलोग्राम दे रखी है, तो आप 27 रख देंगे। g की वैल्यू आपको पता है 9.8 होती है, तो 9.8 रख देंगे। मैंने कहा था अप्रोक्सीमेट 10 भी रख सकते हैं, तो वो भी आप रख सकते हैं। तो 27 को 9.8 से गुणा करेंगे कितना आएगा, तो 264.6 न्यूटन के
करीब आएगा, तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप कर लेंगे। तो आपने टोटल यहाँ पर जो फॉर्मूले देखे, एक बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन वाला, एक G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर वाला, मतलब गिने चुने यही सब फॉर्मूले हैं। अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं से जो है वो पूछा जाता है। तो अब सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी देख लेते हैं, पर इससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी अवश्य जो है वो करते रहिएगा। इसी प्रकार आपके लिए ढेर सारी मेहनत हम करते रहे आगे भी। अब एक प्रश्न आपके लिए कि सरौता किस श्रेणी का उत्तोलक है? सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। ए ऑप्शन है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, बी ऑप्शन है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, सी ऑप्शन है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग जो आप देख रहे हैं वीडियो की, ये शाम के 8 बजे की है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। और एक लाइव टाइमिंग जिसमें हम प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो दोपहर के 3 बजे की है, तो उसमें भी प्रश्न लाइव आकर आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।